हमसे। Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening.
प्रणाम सर। प्रणाम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। राष्ट्रीय आय, भारत का राष्ट्रीय आय, सेक्टोरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम इन इंडिया, राष्ट्रीय आय, क्षेत्रीय प्रवृत्ति। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पूरे अर्थव्यवस्था के अंतिम उत्पादन को उसमें जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय, भारतीय राष्ट्रीय आय में भी इन्हीं सब तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा है कि एक वर्ष में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के द्वारा जो अंतिम वस्तु उत्पादित होती है उसी के कुल मूल्य को राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं और इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये मार्शल की परिभाषा है। मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय जब भी बात की जाती है तो एक वर्ष की होती है। राष्ट्रीय आय जब भी बात की जाती है तो सभी प्रक्षेत्र की कुल अंतिम उत्पादन लिया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब बात की जाती है तो कुल अंतिम उत्पादन का जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, उसे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। राष्ट्रीय आय जब होती है तो इसका अर्थ होता है ओपन इकोनॉमी, खुली हुई अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, जिसमें आयात निर्यात दोनों को शामिल किया जाता है। एससी पिगो ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय आय में आयात निर्यात के आमदनी को भी शामिल किया जाए। फिशर महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के बजाय अगर हम राष्ट्रीय व्यय को देखें तो उससे भी हमको पूरे राष्ट्र की आमदनी का पता चल जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो आय होती है वही दूसरे व्यक्ति का व्यय होता है। राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय व्यय बराबर राष्ट्रीय रोजगार। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय रोजगार, ये सब का वैल्यू एक समान होता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को बोला जाएगा घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद क्या है उसको हम लोग देखते हैं
जीडीपी, भारत में जो जीडीपी होगा तो सबसे पहले आएगा मजदूरी, उसके बाद आएगा ब्याज, उसके बाद आएगा मालिकों की आय, मालिकों की आय को लोग बोलते हैं रेंट, चालू शब्द है रेंट। मालिकों की आय को प्रोपराइटर्स इनकम कहते हैं। और चौथा आइटम होता है, उसको कहा जाता है निगम लाभ। जीडीपी भारत में जो है उसमें तकनीकी रूप में इन्हीं चीजों को समाहित किया जाता है, मजदूरी, ब्याज, मालिकों की आय, निगम लाभ। निगम लाभ जो होता है इसमें दो बातों को जोड़ा जाता है। एक रहता है लाभांश, और दूसरा होता है अवितरित अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम क्या पाते हैं कि भारत में जो जीडीपी है वो मजदूरी, ब्याज, मालिकों की आय, निगम लाभ का दो हिस्सा रहता है, लाभांश और अवितरित लाभ। अगर मान लीजिए ऐसे समझने के लिए मजदूरी लेते हैं 500, ब्याज लेते हैं 700, मालिकों की आय लेते हैं 600, लाभांश लेते हैं 1000, और वितरित लाभ लेते हैं 500, और वितरित लाभ को 85 रखते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल, जोड़िए तो 2850। 2850। 2850, 1000, 2000, 2850 हो रहा है। जी सर, 2850 सर।
2850। तो भारत में एक काल्पनिक उदाहरण हम लोग दिए कि अगर मजदूरी 50 बट रहा है साल भर में, 700 बट रहा है, ब्याज मालिकों का 600 है, और निगम लाभ जो है 1050 है। निगम लाभ कितना है? 1050। और 1050 जो है वो नीचे तोड़ा हुआ है। यहाँ पर मिस्टेक क्या लड़का करेगा? लाभ को भी जोड़ देगा, निगम लाभ को भी जोड़ देगा, नीचे वाला भी जोड़ देगा। ऐसा देखने में आया। तो ये आपको समझने के लिए बताया गया कि दो हिस्सा है। तो टोटल कितना हो गया जीडीपी भारत का? 2850। 2850। तो ये सैद्धांतिक रूप में इसको हम लोग लेते हैं। अब जो है एक वर्ड इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसी को एक्चुअली बोला जाता है हरास, और कहीं कहीं पर बोलता है घिसावट। सुनीता, जी सर। घिसावट का पता कैसे चलेगा आदमी को? हेलो। हाँ, घिस का पता कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हैं सर? घिसावट? जो घिसावट का पता कैसे चलेगा? ट्रक का घिसावट होगा कि चक्का उसका घिस गया, मशीन टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, ये सब घिसावट हुआ। आदमी का मशीनों की घिसावट टूट कैसे पता चलेगा? हम पूछ रहे हैं आदमी का घिसावट कैसे पता चलेगा? आदमी का घिसावट पता नहीं सर। है? उसका आंख खराब हो जाएगा, चश्मा लग बीमारी, जाएगा। चश्मा लग जाएगा। बीमारी नहीं, बीमारी तो जाने का, वो कहो कोविड-19 तो साफे हो जाएगा वो। यहाँ साफ नहीं होना है, घिसावट रहेगा लेकिन चलते रहेगा। तो पहला जो है देखोगे कि आंख खराब हो जाता है। स्कूल स्टेज में ही बहुतों का, हमको बीए में चश्मा लगा, हमारी पोता को लग गया LKG में। तो ये सब खान पान का, रहन सहन का ही होता है। अब हम लोग के जमाने में था कि चना जो है उसको अकुड़ा के या मूंग अकुड़ा के हम लोग को दादी खिलाती थी। तो हम लोग समझते थे कि गरीब हैं इसीलिए सब खा रहे हैं। नहीं, और हम तो खाते स्कूल हैं में सर। जाते थे तो जो धनवान का बच्चा था पॉकेट में किशमिश रखे रहता था, खाते रहता था, एक आध वो हम लोग को दे दिया तो मन खुश हो गया पूरा। अब हम कहे कि हम पॉकेट में अगर चना लेके जाएंगे तो क्या सोचेगा, इसलिए सब खाओ के तब जाते थे। तो घिसावट जो है वो सब आदमी पर कुछ ना कुछ आता है। दूसरा घिसावट जो है तुम्हारा बाल का है, कि बाल जो है वो ब्लैक से व्हाइट होने जाएगा। अब हमारा बाल जो है पूरा ब्लैक था, व्हाइट हो गया। अब सैलून में जाते हैं तो वो बोतल लिए हुए आता है कि लगा देंगे, क्या चीज लगा दोगे? तो इसको काला कर देते हैं। पागल हो क्या तुम? 69 ईयर्स हमको लगा इसको व्हाइट करने में, और तुम 69 मिनट में इसको काला कर दोगे? हटो इधर। वो कहता है कि सर तो हम तो सोचे कि इससे जो उसको 300-400 कुछ रुपया मिलता, इससे बाल काटेगा तो 40 रुपया उसका चार्ज है। हम ये सब बात नहीं।
तो बोला कि सर ये सब धीरे धीरे बोलिए। बगल में 2-3 गो और बूढ़ा बैठा हुआ, वो तो पूरा काला से काला कराता है एकदम। हमके चेहरा का एक्सप्रेशन जो है वही बतलाता है कि आप किस एज ग्रुप के हैं। हल्दी का दूध सुनिए मिल्क शेक सर प्रखर को चश्मा लगा हुआ है? हाँ सबको लगा हुआ है, तो नहीं लगाता फेंक देता है, कुछ करता है। अब अभी वो है, बाद में चलेगा, गाड़ी उड़ी चलाना होगा तो उसके बाद चलेगा। तो चश्मा का मतलब हो गया कि अच्छा हाँ, आंख जो अगर सही है तो उसका पावर कितना दिखाता है? 6/6। 6/6। तो मान लीजिए 0.1 कम है तो उतना पावर लगा के आंख को बराबर कर दिया। ऐसे ही करते 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 बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो लेंस लोग लगाता है, जी। पुतली के ऊपर लेंस लगा देता है। अब लेंस लगा के लड़की दिखा दिए और शादी के बाद मोटा चश्मा लगा के आई दादी वाला। तो बहुत ऐसा परिवार है जहाँ ये बड़ा भारी इशू हो गया कि पहले क्यों नहीं बताए। बोला कि पहले हम कौन कौन चीज आपको बताते, ये आप ही हमको क्या क्या चीज बताएं। हम लोग के जमाने से पहले जमाने में दादी उदी के जमाने में कहती थी कि लड़की या लड़का कोई देखने जाता था, हजाम जाता था, और वो जा करके पूरा तेल मालिश करता था लड़का का, तो इससे पता चल जाता था कि उसके देह में कहीं कोई दाग तो नहीं है। व्हाइट रंग का दाग हो जाता है तो इससे लोग डर जाता है। वही हाल लड़की का भी होता था। तो कहा है कि घिसावट जो है, तुमको बाल उजला हो गया तो घिसावट हो गया, तो उसके बाद हो जाएगा डेंटिस्ट के यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड देखो, चाउमिंग याउमिंग नाम है, उसी के यहाँ लोग जाता है। चाइनीज है अच्छा से उखाड़ेगा जी। लगाने के, चाइनीज उखाड़ने में बहुत आगे है, लगा नहीं सकेगा लेकिन उखाड़ने में एकदम तो कर देगा। पटना कॉलेज में, BN कॉलेज के सामने में 2-3 गो दुकान है चाइनीज का। देखे हैं सर, बोर्ड लगा हुआ रहता है। बोर्ड लगा हुआ है। उसी का बोर्ड देख करके जो है हमको बेंगलोर में पूछा कि आपके पटना में डेंटिस्ट है? एकदम है, फॉरेन का डेंटिस्ट है। फॉरेन का मतलब चाइनीज है, वांग स्वांग कुछ लिखे हुआ है, तो विदेशी है। वो देशी है, सब बच्चा उच्चा सब देश का ही है। ट्रेडिशनल उसके परिवार में कोई सीखे हुआ है, तो हर बच्चा उसका यही सब सीख लेता है और उसे अच्छा खासा आमदनी उसके होता है। कहा जाता है कि 30+ जब आप होइएगा तो आपको डेंटिस्ट की जरूरत होगी। 45+ होइएगा तो डेंटिस्ट आपका सहारा होगा। दांत में दर्द है, बाप बाप कर रहा है, किसी किसी का दांत उखाड़ने में भी मृत्यु हो जाती है, हार्ट फेल कर जाता है। उखाड़ने वाला अगर एक्सपर्ट नहीं है और उखाड़ दिया कस के तो हार्टे फेल कर जाएगा। कभी भी दांत को अनजान डॉक्टर से नहीं दिखलाना चाहिए। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है हार्ट से। एकदम हार्ट से कनेक्शन है। वही हम तो गए हुए थे मेदांता में, तो वही दिखलाए। बहुत कॉस्टली अफेयर है दांत का, रेकरिंग है, काफी टाइम टेकिंग। तो कहता है कि घिसावट जो है वो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए घिसावट का हम लोग मान लें कि 100 है, तो हम लोगों को उधर जो निकला था वो निकला था GDP। इस GDP में माइनस घिसावट कितना आया था? 2850 में 100 घटा दो, कितना बचेगा? 2750। 2750। तो ये 2750 जो है ये हो गया NDP। सॉरी, हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहेंगे शुद्ध
घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ई हो गया आपको सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसी बात को हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जीडीपी में जोड़ देंगे निर्यात माइनस आयात। ये तो हम लोग का जीडीपी कितना था, 2850, और निर्यात मान लीजिए है 500, आयात है 300, तो हो जाएगा 2850 प्लस 200, यहाँ निकल गया 500 माइनस 300, तो 200 आ गया, 300 निकल गया, तो कितना हो गया, 28 से 2 30 हो जाएगा, 3050। 28 प्लस 30, 2850 प्लस 200, ऊपर से एक्सपोर्ट को इकोनॉमिक्स में, एक्सपोर्ट को इकोनॉमिक्स में जो है एक्स से, एक्स बोलता है, एक्स। और इम्पोर्ट बोलता है तो एम जो है तो निर्यात जो है आपका, निर्यात यहाँ हो गया, ये आयात हो गया, तो कहता है निर्यात आयात, तो कुल मिला के आपको हो जाएगा 3050। अब 3050 का नाम क्या हो जाएगा, जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी हो जाएगा। और जीएनपी माइनस घिसावट, माइनस घिसावट, ये बराबर हो जाएगा एनएनपी, बराबर कितना हो जाएगा, 3050 था ना, जीएनपी कितना हुआ था, 3050 ही था जीएनपी। 100 रुपया घिसावट 100 है ना जी सर, तब कितना बचेगा, 2950। 2950। घिसावट घटाएंगे तब कितना बचेगा, 2950 बचेगा सर। 2950। तो 2950 हो गया एनएनपी। तो ये बात जो है आप परीक्षा में, ये इंडियन इकोनॉमिक्स अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स। जी सर। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में
एक क्वेश्चन आउट रहता है नेशनल इनकम। इंडियन में तो एकदम जबरदस्त, उसमें भी जबरदस्त था पहले। इधर सेटर जो है कुछ सालों से नहीं पूछता। नहीं पूछता है, उसमें नंबर पूरा उठ जाता था। तो दुश्मनी तो इकोनॉमिक्स से है, आर्ट्स वाला सब जो है उसका दुश्मन इकोनॉमिक्स है, तो क्वेश्चन ही नहीं दुश्मनी रहता कर है। रहा है सर। अगर क्वेश्चन सबको देगा 12 गो, इकोनॉमिक्स वाले को देगा 8 गो। तो भाई जो लाइन होता है उसको एगो मिल गया मटेरियल खाने के लिए, बस वो मस्त है, वो 10 को छुछुंदर थोड़ी करता है। तो इसलिए कहता है कि आपका जो नेशनल इनकम है, तो हम लोग इंडियन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको डाल देंगे। ये सब डालने में मात्र 4-5 मिनट हम लोग खर्च करेंगे, और 4-5 मिनट में ही नक्शा बदल जाएगा, और तब हम लोग इसमें आंकड़ा पढ़ावेंगे या मटेरियल पढ़ाएंगे। तो एग्जामिनर को काफी अट्रैक्ट करता है। ये सब टेस्टेड मेथड है, ये नहीं है कि पहला बार खा रहे हैं कोई चीज। तो अब ये जो है आपको इस तरह का एक बना देना है। तो इसको कहता है फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब ये जो पहला वाला घर है वो एक्चुअली लेबर का है, दूसरा वाला घर जो है वो कैपिटल का है। दूसरा वाला जो है वो कैपिटल का है। तीसरा वाला जो है प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर इनकम। प्रोप्राइटर इनकम। और सबसे लास्ट वाला जो है लेबर कैपिटल प्रोप्राइटर इनकम, लास्ट वाला है उसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। तो एक्चुअली इधर हो गया आपको फ्लो फ्लो जो है ऐसे रहेगा। फ्लो किसका रहेगा? फैक्टर का, फ्लो फैक्टर का रहेगा। और इधर जो फ्लो रहेगा आपका, इधर से चलेगा तो ये फ्लो ऑफ
factor flow of factor income। अब ये जो आएगा इसको बोलता है हाउसहोल्ड और इसको बोलता है बिजनेस। तो एक्चुअली जो है ये जो चित्र बना हुआ है यहीं से एक और रेखा निकलेगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट हो करके इसमें एगो घर बनेगा। यही हो गया हरास। जो डेप्रिसिएशन है वही हरास है। ये हो जाएगा दादाजी सो रहे दादाजी undistributed company
कंपनी सेविंग, ये सेविंग है और यहाँ इन्वेस्टमेंट है। हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर, यहाँ पर होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यहाँ पर होगा परचेज, परचेज इस तरफ रहेगा इनकम, यहाँ हो जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से ये टू सेक्टर इकोनॉमी को दर्शाता है। तो इसको हम लोग एक बना के देंगे। इसको तुरंत आप लोग वो खींच करके व्हाट्सएप पर भेजिए। तो ये चित्र आप सब लोग उतार लिए हैं? हाँ सर। सब आदमी का उतर गया है ना? यस सर। अब उसी को देख के एगो बनाइए, रीराइट कीजिए तुरंत। हम तब तक टेबल इस पे बना रहे हैं। हो गया।
Industry. $29.8. $29.3. $29.1. $29.1.
pulses. 52.5. $52.5. 52.5. 52.8. 52.8. 53.9. 49.8. Central statistics. Statistics. CSO देता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO का ही है। सर सर्विस सेक्टर वाला 2020 में 49.8 हो गया है। अरे कम तो हो अभी गया। सब बंद हो गया है, ट्रेन बंदे है अभी तक, हाँ, प्रोजेक्टेड है, बंद है ना, ट्रेन, हवाई जहाज, होटल, सिनेमा सब तो बंदे है। जी जी। तुम ज्यादा बढ़ाना चाहती हो क्या? नहीं नहीं, हम बुलवाओ। सोचे कि फरवरी का पहले का डाटा होगा इसलिए हम ये करंट डाटा है, अभी तो फरवरी का पहले, हाँ। लॉकडाउन के पीरियड का डाटा है। वही समझ में नहीं आ रहा। लॉकडाउन का जो डेटा मिलता है ना अखबार में, इस समय नोट कर लोगी, पीरियड में बहुत घाटा है, अरे डेटे नहीं निकाल रहा है, डेटा निकालेगा तो सब उल्टा सीधा ही आवेगा।
लेकिन वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है, वो निकालवे करे, वो छोड़ेगा थोड़ी। शेयर ऑफ सेक्टर, शेयर ऑफ share of sectors in gross value addition at current prices. कर दे।
प्लस 29.3 46 minus 53.2 प्लस 29.3 प्लस 53.2 53.9 plus 29.1 9.1 plus 17.1
ठीक है सर, अगर वो 17 हो जा रहा है तो। सबको जोड़ लीजिए, सब में 100 आ रहा है कि नहीं? आ जा रहा है सर। सब में आ जा रहा है ना? जी। हाँ। अब इसका वर्णन लिख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय को जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन तकनीकी से वर्तमान मूल्यों पर मापा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय को विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, विभिन्न सेक्टर्स के आधार पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए तकनीकी के द्वारा वर्तमान मूल्यों पर गणना की गई है। इसमें अंतिम वस्तु को लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लिया जाता है। जैसे शुगर का लिया जाएगा तो शुगर केन का वैल्यू नहीं जोड़ा जाएगा। गन्ना का वैल्यू अगर लिया जाएगा और फिर शुगर केन का लिया जाएगा तो गन्ना का वैल्यू को वहां माइनस करना होगा। तो इस तरह से प्लस माइनस करके शुद्ध जो अंतिम इकाई की वस्तु होती है उसके मूल्य को लिखते हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन के द्वारा इसे दर्शाया गया है, वर्तमान मूल्य पर लिया गया है। और इसलिए अन्य बातों को स्थिर मानकर इसमें लिया जाता है। 2021 में जो आंकड़ा आएगा वो 2020 का आंकड़ा पर आधारित होगा। इसलिए लॉकडाउन का असर जो है इसमें नजर नहीं आ रहा है। 2021 का जो आंकड़ा आएगा उसमें परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि एक साल पीछे आंकड़ा चलता है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान समय के आंकड़ों के आधार पर 2015-16 2015-16 सब में बढ़ जाएगा। 2016-17 2017-18 2020 2021। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि राष्ट्रीय आय का जो क्षेत्रीय वितरण है इसमें सबसे अधिक जो है सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद है इंडस्ट्री सेक्टर का, और उसके बाद है कृषि, वन और मत्स्य विभाग का है। ये सब कृषि एवं अलाइड प्रोडक्ट, कृषि एवं उससे जुड़े हुए वस्तुओं, उसमें भारत सरकार जो लेती है कृषि, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इस तीनों को लिए हुई है। तो इसमें एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि सर्विस सेक्टर ही जो है उसमें परिवर्तन आमूल 52 से 53 तक पहुंच गया है। लेकिन बाकी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का 17% पर ही चल रहा है। इंडस्ट्री का जो है
29% पे चल रहा है। तो सांख्यिकी के दृष्टिकोण से कृषि और उद्योग, इस दोनों का जो विकास दर है वो दीर्घकालीन स्तर पर अगर नापा जाएगा तो स्थैतिक स्पष्ट हो रहा है, स्थैतिक स्पष्ट हो रहा है। लेकिन सर्विस सेक्टर में यह प्रगतिशील नजर आ रहा है। भारत हुआ था उस समय का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय में प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि में 55.8%, 55.8%। मोतीलाल, सर। पाई चार्ट जो है ना, हाँ। पाई चार्ट एक बनाइएगा ऐसे करके, सब जी, आदमी बनाएगा। सर्कल। आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स के हैं। तो ये 55%, 55.8, 55.8। हाँ सुनीता, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें है 55.8% और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें है 15.6%, 15.6। तो तीसरा वाला का कितना हो जाएगा? 15.6। तो 55, 5, 60, 10, 70, 30%। तो 30% हो गया सर्विस सेक्टर, 30% हो गया सर्विस सेक्टर। ये एग्रीकल्चर हो गया, ये इंडस्ट्री हो गया, ये 30% सर्विस सेक्टर हो गया। 29 एग्रीकल्चर होगा में सर, है 29 से कम होगा सर। 29.2 होगा। 29.6 हो जाएगा। 29.6। 29.6। जी। 55.8 एग्रीकल्चर परसेंट जो है, परसेंटेज। इंडस्ट्री हो गया 15.6। या जी। जोड़ के निकालोगे मोती, 15.6। अब रेजिडुअल कितना होगा सर्विस सेक्टर का? 71.4 हो जा रहा है। तब रेसिडुअल बच रहा है 29.6, 29.6। 29.6। जी। 28.6 होगा। हाँ सर, 28.6। 28.6। 28.6। अट्ठाईस दशमलव छः। 28.6। एग्रीकल्चर का कितना आया है? 55.8 है।
इंडस्ट्री का कितना आया है? 15.6। पंद्रह दशमलव आठ था सर। 6 था ना, 28.6 तब ना 100 हो जाएगा। 6 6 12 8 20। इंडस्ट्री का 15.8। बढ़ जाएगा ना इंडस्ट्री फिर। 15.6 है सर। ओरिजिनल जो हम सेवा लिखे, ओरिजिनल जो बोले थे वो कितना था? 15.6 था। हाँ ठीक है 15.6। किसका 15.6 बोल रहे हैं? इंडस्ट्री का सर। 55.8 लिखे हैं कृषि का। जी। अब 15.2 है इंडस्ट्री का, 15.2। अब निकालिए घटा के। 15.2। तो 29 हो गया सर। 29 सर 29 हो सीधा जाएगा हो गया। सर्विस। 29। 15.2 है। सर्विस सेक्टर का कितना हो गया? 29। 29%। सर्विस सेक्टर का कितना बोले थे? 29 सर। टोटल जोड़ने पर कितना आता है? 100 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो कृषि का हम लोग का 19 1950 to 51, 1950 to 51 ईयर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे आजादी के बाद,
तो एग्रीकल्चर का था 55.8%, इंडस्ट्री का है 15.2%, सर्विस सेक्टर का है 29%। और अब इसी बात को तुलना कीजिए 2015-16 से, तो इसको हम तो जो डायग्राम बनाए हैं 215-16 से बनाए हैं ना, आप लोग जो है उसको आगे को जोड़ लीजिए 1950-51। उन्नीस 1950-51 जोड़ लीजिए, टेबल में चला जाएगा तो कृषि का साफ झलक रहा है ना 55.8%, इंडस्ट्री का 15.2%, सर्विस का 29.29%। तो इसे एनालिसिस इसका कीजिएगा कि 1950-51 से 2020-21 के आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट प्रवृत्ति झलक रही है कि भारत में कृषि एवं उनसे जुड़े हुए वन एवं मत्स्य के जो राष्ट्रीय आय जिससे प्राप्त होती है वो 58% ऑफ जीडीपी जो है से घट करके वो ये 100% जो हम लोग का जीडीपी होता है, जीडीपी में जो कृषि का हिस्सा था आजादी के समय 55.8% दर्शाता है। तो ये दो बातों को दर्शाता है कि भारत आजादी के बाद पूर्णतः कृषि प्रधान देश था। 70 से 75% व्यक्ति कृषि पर आधारित थे और आजादी के बाद इस 70 सालों में और 12 पंचवर्षीय योजना में लगातार इसका असर देखते हुए, हरित क्रांति की अवधि को देखते हुए कृषि क्षेत्र में उत्पादन के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो गई, लेकिन इसका अनुपात जो है जीडीपी में 55.8 से घट करके 17% पर औसतन आ गया है। इंडस्ट्री का आंकड़ा बतलाता है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गया तो उस समय हमारे कृषि को पूर्णतः, कृषि जो निम्न अवस्था में थी लेकिन उद्योग को नष्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों का जो पॉलिसी था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थेसिस का मतलब होता है कि बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने की स्थापना नहीं होना, हस्तशिल्प का जो उद्योग है उसका विनाश हो जाना। हमारे यहाँ जितने भी हस्तशिल्प कला के एक से कारीगर थे वो सब लुप्त हो गए। कहा जाता है कि ढाका का मलमल बनाने वाले का अंगूठा काट दिया, क्योंकि अंग्रेज का जो सूती वस्त्र उद्योग जो है मिल से बन के आता था उसकी बिक्री हो सके। मलमल का इतना महीन काम होता था कि कहा जाता है, सच्चाई नहीं कहावत बोलचाल में है कि अंगूठी के छेद से एक थान कपड़ा जो है मलमल का वो निकल जाता था, इतना पतला बुना जाता था। ऐसा कारीगर, उत्तम कारीगर। और पूरे विश्व में उस समय में हैंडीक्राफ्ट्स भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण था और बुनकरों का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। तो कृषि में हमारा जो जीडीपी का हिस्सा था वो 55.8 था, उद्योग में एकदम 15.2 और सर्विस सेक्टर भी 29% था, क्योंकि रेलवे का विकास अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने तीन बिजनेसमैन आया। कब आया सुनीता? कब आया सुनीता? रेल उद्योग जो है, रेल उद्योग का कब खुला हमारे यहाँ? 1853 में सर। 53 तो 1853 में दिन याद रखिए कि 3 कंपनी आई, एक महाराष्ट्र में आई, में आई, दूसरा में आई, और 1900 ईस्वी जुड़ा हो रहा था उस समय 3 से 33 कंपनी हुई थी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में रेलवे बिछा जा रहा था।
5,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाया गया। अंग्रेज जब यहाँ से चला गया तो रेलवे जो है सरकार उसका अधिग्रहण कर ली, खुद अपने अंडर रख ली। रेलवे इतना महत्वपूर्ण था कि रेलवे का बजट अलग बनता था, क्योंकि रेलवे ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला उद्योग था। आज के जमाने में अब रेलवे का अलग बजट नहीं बनता है, क्योंकि रेलवे से अधिक आमदनी देने वाला और भी दूसरा क्षेत्र हमारे देश में विकसित हो गया है। इसलिए अब उस तरह का कोई विशेष, जो अंग्रेज के जमाने में एक रेलवे ही सबसे कैश काऊ का, जो मिल्किंग काऊ का होता है, गाय दुधारू गाय वाला था। अंग्रेज की सरकार जब थी, कई बार उसको एक बार राष्ट्रीयकरण भी कर दी, फिर प्राइवेटाइज की। शुरू में प्राइवेट सेक्टर में आया। तो ये सब चीज आप आगे पढ़िएगा। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि सेक्टोरल जो है, जो था 1950-51 में, धीरे धीरे वो पलट करके ठीक उल्टा हो गया, टॉपसी टर्वी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये हम इस बात को दर्शाता है कि 70 वर्ष में सर्विस सेक्टर का तेजी से विकास हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का तुलनात्मक रूप में उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि ह्रास कृषि में हुआ। कृषि का प्रोपोर्शन जो घटा उसको मेकअप कर दिया सर्विस सेक्टर, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो यथावत रहा है। औद्योगिक नीति इतना बनाया गया, कृषि नीति तो बना भी नहीं। कृषि नीति 2000 में आया, राष्ट्रीय कृषि नीति। केवल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही बनता था, लगता था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हमारे देश का विकास होगा। यहीं पर गलती हो गई। कृषि के को ही अगर उद्योग बना गया होता तो कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होता, और कृषि क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगातार घटता चला गया, और इससे हमारे देश में अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता भले हो गया, लेकिन कृषि क्षेत्र में आमदनी का फ्लो जो है वो बढ़ नहीं सका। कृषि को अगर हम जोड़ देते हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कृषि से जोड़ते हैं तो सर्विस सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कृषि में भी जन्म लेता, और आज हमारे कृषि की जो अभी दशा है आर्थिक रूप से, वो इतना नीचा नहीं होता। दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड ऑफ द मीटिंग। प्रणाम सर।